हर देश की सरकार का एकमात्र उद्देश्य होता है कैसे अपने समृद्धि दर को बढ़ाया जाए और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह है नियोजन यानी प्लानिंग की। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद ही हमारे देश में नियोजन को अपनाया गया, ये कहना गलत होगा। लो इनकम इक्विलिब्रियम ट्रैप क्या था ये आओ जरा समझाता हूँ मैं। नियोजन के 4 ही प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन कौन? समृद्धि दर को बढ़ाना, समता को बढ़ाना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। पहली पंचवर्षीय योजना तो यहाँ पर कृषि पर जोर दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था और तीसरी पंचवर्षीय योजना जहां आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। चिंता मत कर, कॉन्वेंट स्कूल तक पहुंच बहुत आसान हो गई है। हर सरकारी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल बन गया है। हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आज हम लोग संभव बैच के इकोनॉमी लेक्चर के 8 नंबर लेक्चर में आ गए हैं। मतलब हम लोग हाफ ऑफ द वे आ गए हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा उसका एक पार्ट पीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपका, प्लीज़ इस पर फोकस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे उम्मीद है कि जो पहले के 7 लेक्चर हैं उसको आप अच्छे से पढ़े हैं, उसका आपने नोट्स बनाया है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपने उसको बार बार रिवाइज भी किया हो। डन। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि टेलीग्राम, मेरा PW में टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ेंगे तो न केवल वहाँ पर प्रत्येक दिन आपको क्वेश्चन मिलेगा करने के लिए इकोनॉमी से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, बल्कि सप्ताह में एक दिन मेंस का भी आंसर राइटिंग यहाँ मैं करवाऊँगा खुद, ठीक है ना। सो प्लीज़ बी ज्वाइन दिस चैनल, ठीक है। और फिर अगर आज बात करें तो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे नियोजन क्या है, भारत में नियोजन का इतिहास क्या है। ये जो नियोजन का इतिहास अगर बात करें तो यहाँ से पीटी का सवाल बन सकता है, ठीक है ना, प्रीलिम्स का सवाल यहाँ बन सकता है। फिर भारत में नियोजन की आवश्यकता और उद्देश्य, ये मेंस का सवाल बन सकता है। नियोजन के प्रकार, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सवाल यहाँ बन सकते हैं। भारत में नियोजन पंचवर्षीय योजना से अगर हम नीति आयोग और अभी जो बात कर रहे हैं कि सरकार किस तरह से नियोजन चला रही है, हम लोग बात करें तो वो है भारत में नियोजन को समझ सकते हैं। और फिर समृद्धि विकास और समावेशी विकास, समावेशी विकास और सतत विकास, समावेशी विकास के घटक, भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता और लास्ट में वित्तीय समावेशन। टॉपिक बहुत ज़्यादा है तो एक एक करके हम लोग बिना समय गंवाए अपना टॉपिक कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नियोजन, प्लानिंग। नियोजन यानी प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हर देश की सरकार का एकमात्र उद्देश्य होता है या सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कैसे अपने समृद्धि दर को बढ़ाया जाए, ग्रोथ रेट को कैसे बढ़ाया जाए। हर देश की सरकार इस ओर खूब प्रयास करती है। तो भारत सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत है और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह है नियोजन यानी प्लानिंग की। नियोजन यानी प्लानिंग के माध्यम से हर देश की सरकार, भारत भी अपना क्या करना चाहती है, भारत सरकार भी अपनी समृद्धि दर को आगे बढ़ाना चाहती है, समृद्धि दर को और बेहतर बनाना चाहती है, ठीक है। तो अगर हम नियोजन की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि नियोजन संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। नियोजन संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, नियोजन की बात करें तो नियोजन जो है ये अवधारणा भारत में USSR से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है नियोजन की अवधारणा को। लेकिन बड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को कि भारत में नियोजन को लागू नहीं किया गया, बल्कि भारत में आर्थिक नियोजन को लागू किया गया, इकोनॉमिक प्लानिंग को लागू किया गया। आर्थिक नियोजन
यानी इकोनॉमिक प्लानिंग को लागू किया गया। और आर्थिक नियोजन का संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजनाओं से है, पंचवर्षीय योजनाओं से है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से है। डन। तो सवाल उठता है कि आखिरकार नियोजन होता क्या है, प्लानिंग होता क्या है? तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि किसी भी देश में संसाधन क्या है, रिसोर्स या संसाधन क्या है बताइए? सीमित है, सीमित है। ठीक है, और उद्देश्य सरकार का उद्देश्य अनेक है, बहुत है, उद्देश्य अनेक है। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य हैं उनको किस प्रकार सीमित संसाधन से प्राप्त करना है, एक निर्धारित समय में, निर्धारित समय में, ठीक है ना, निर्धारित समय में किस प्रकार सीमित साधन के द्वारा अनेकानेक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और इसके लिए सरकार जो रणनीति बनाती है, जो स्ट्रेटजी बनाती है, उसे ही नियोजन कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना। जब सरकार सीमित संसाधनों के द्वारा अधिकाधिक उद्देश्यों को निर्धारित समय में प्राप्त करने के लिए जो रणनीति बनाती है, उसे ही नियोजन कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, जब सरकार देश में उपलब्ध सीमित संसाधनों के माध्यम से अधिकाधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय में जो रणनीति बनाती है, स्ट्रैटेजी बनाती है, उसे ही नियोजन कहा जाता है। जैसा कि कहा कि नियोजन संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, और भारत में जो नियोजन की अवधारणा है वो यूएसएसआर से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ। और भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया, और आर्थिक नियोजन का संबंध पंचवर्षीय योजनाओं से होता है। ठीक है, एकदम समझ में आया इतनी बात? वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार भारत में नियोजन का इतिहास क्या रहा है। भारत में नियोजन का इतिहास, इसको भी जान लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि भारत में ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद ही हमारे देश में नियोजन को अपनाया गया, ये कहना गलत होगा। ठीक है, बल्कि हम माने तो हमारे देश में नियोजन का इतिहास तो आज़ादी के बहुत पहले से शुरू हो चुका था। जैसा कि 1934 में एम विश्वेश्वरैया, कौन? एम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना, एम विश्वेश्वरैया द्वारा भारत के लिए आर्थिक नियोजन, द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत के लिए आर्थिक नियोजन नाम की किताब लिखी गई। भारत के लिए आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, के नाम से एक पुस्तक लिखी गई। और इसी कारण एम विश्वेश्वरैया को नियोजन का, भारत में नियोजन का जनक भी कहा जाता है। भारत में नियोजन का जनक भी कहा जाता है। डन। फिर इसके बाद इतना ही नहीं, अगर ध्यान दो तो अगर बात करें 1938 की बात है, 1938 की बात है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा सम्मेलन हुआ। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक हरिपुरा सम्मेलन 1938 में हुआ। और ये हरिपुरा सम्मेलन इसलिए भी फेमस है 1938 में, ठीक है, देख लेना, अगर बाई चांस ये 1937 हो तो उसको ठीक भी कर लेना, लेकिन मुझे ध्यान में आ रहा है लगभग 1938 में ही हुआ था। ठीक है, तो देख लेना इसको प्लीज़, ये फैक्ट को। तो हरिपुरा सम्मेलन इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर गर्म दल के नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, एक कैंडिडेट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में।
और एक पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी की तरफ से नरम दल के थे। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद के रूप में चुने गए, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे। बाद में खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया इसमें। फिर हरिपुरा सम्मेलन क्यों मैं कह रहा हूं नियोजन के लिए, क्योंकि हरिपुरा सम्मेलन में पहली बार देश में नियोजन समिति का गठन किया गया, प्लानिंग कमीशन नियोजन समिति का गठन किया गया, और जिसके अध्यक्ष स्वयं पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, हरिपुरा सम्मेलन। और इतना ही नहीं, अगर बात करें 1944, दिस इज श्योर, 1944 में श्रीमन नारायण, अगर बात करें श्रीमन नारायण द्वारा एक गांधीवादी योजना बनाया गया। गांधी जी के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने गांधीवादी प्लान बनाया, गांधीवादी नियोजन बनाया। ठीक है, जो गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित था। तो श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना बनाया। इतना ही नहीं, 1944 में एक और घटना घटा कि मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के बॉम्बे प्लान बनाया। क्या बनाया? बॉम्बे प्लान बनाया। ठीक है, ये भी नियोजन के संबंध में एक बहुत बड़ी घटना थी। और उतना ही नहीं, 1950 की बात करें, 1950 की, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान बनाया गया। ठीक है ना, सर्वोदय प्लान आजादी के बाद में जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाया गया। और 1950 में ही, अगर बात करें 1950 में ही, सरकार द्वारा ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी, बल्कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया उसके द्वारा, है ना, योजना आयोग का गठन किया गया। और इतना ही नहीं, 1951 से लेकर 2017 तक योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। देश में 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। ठीक है, तो ये है हमारे देश में नियोजन का इतिहास। और इतना ही नहीं, और थोड़ा सा हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं कि 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग द्वारा ये पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया गया? समाप्त किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त किया गया, और उसके स्थान पर 15 वर्ष का विजन प्लान, 15 वर्षीय विजन प्लान, 7 वर्षीय रणनीतिक प्लान, ठीक है, और 3 वर्षीय कार्य योजना को शुरू किया गया। ठीक है, अब सरकार वर्तमान में हर साल बजट बना करके नियोजन का निर्माण कर रही है। ठीक है, और सरकार 2047 तक, अगर बात करें 2022 में सरकार ने क्या किया, 2047 तक ये लक्ष्य रखा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। कैसा राष्ट्र बनाया जाए? एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। इसीलिए 2022 से 2047 का जो ये 25 वर्ष है, इसको अमृत काल कहा गया है। क्या कहा गया है? इसको अमृत काल कहा गया है। ठीक है, ध्यान से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नोट डाउन भी करना है ना। मैं यहाँ हो जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, एकदम मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वर्ष 1904, भारत में नियोजन के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा भारत के लिए आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया नाम से किताब लिखी गई। ठीक है, फिर 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में भारतीय नियोजन समिति, इसका नाम पूरा था भारतीय नियोजन समिति, का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। 1944 में श्रीमन नारायण द्वारा
गांधीवादी प्लान बनाया गया और 1944 में ही बॉम्बे प्लान बनाया गया। इतना ही नहीं 1945 की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जोड़ देना चाहता हूँ। 1945 में एम एन रॉय द्वारा पीपल्स प्लान जन योजना बनाया गया, यानी पीपल्स प्लान बनाया गया, याद रखना, ठीक है ना, एम एन रॉय द्वारा। फिर 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान, 1950 में ही योजना आयोग का गठन हुआ और जिसके द्वारा 1951 से 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ और जिसने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्ष का विजन प्लान, 7 वर्ष का रणनीतिक प्लान और 3 वर्ष की कार्य योजना को चलाया। और अब 2022 से लेकर 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, 2047 तक, जिसको अमृत काल कहा गया है। जिसको क्या कहा गया है? अमृत काल कहा गया है। सबने लिख लिया, याद कर लिए? हाँ बिल्कुल, ठीक है, इसको याद भी कर लेना। अब सवाल उठता है कि भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ गई आजादी के बाद? ठीक है, दोनों बातें। भारत में नियोजन की आवश्यकता आजादी के बाद और वर्तमान समय भी, आज और भविष्य के लिए भी क्यों नियोजन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है? इन सवालों के उत्तर थोड़ा ढूंढने का प्रयास करें मेंस रिगार्डिंग। तो आजादी के बाद अगर भारत की बात करें तो भारत की स्थिति देखिए क्या थी। भारत की स्थिति कि भारत जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आय संतुलन जाल में फंसा हुआ था। निम्न आय संतुलन जाल में फंसा हुआ था। निम्न आय संतुलन जाल में फंसा हुआ था भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आय संतुलन जाल में फंसा हुआ था। ठीक है, अब ये निम्न आय संतुलन जाल क्या है? जिसको लो इनकम इक्विलिब्रियम ट्रैप कहा जाता है। लो इनकम इक्विलिब्रियम ट्रैप कहा जाता है। लो इनकम इक्विलिब्रियम ट्रैप क्या था ये? आओ जरा समझाता हूं मैं, समझो लो इनकम इक्विलिब्रियम ट्रैप। एक्चुअली जब देश आज़ाद हुआ तो बच्चों हमारे देश में देखा जाए तो बचत दर बहुत कम था। बचत दर जो था वो मात्र 9% ही था, जो आज 30% है। और मानी सी बात है कि जब बचत दर कम होगा तो मानी सी बात है कि लोगों का निवेश कम होगा। निवेश कम हुआ तो इससे हमारा क्या हुआ? उत्पादन कम हुआ। उत्पादन कम होने से क्या हुआ? जीडीपी कम हुआ। जीडीपी कम हुआ तो हमारा क्या हुआ? समृद्धि दर कम हो गया। समृद्धि दर कम हुआ, और जब समृद्धि दर कम होगा तो मानी सी बात है लोगों की क्या हुई? आय कम हुई, और आय कम होने से बचत दर कम हुआ। तो एक तरह से देखा जाए पूरी अर्थव्यवस्था, आप देखिए घूम करके निम्न आय संतुलन जाल में फंस गया था। निम्न आय संतुलन जाल इसी को कहा जाता है। निम्न आय संतुलन जाल में फंस गया। जब बचत दर कम थी तो निवेश कम हुआ। निवेश कम हुआ तो उत्पादन कम हुआ। उत्पादन कम हुआ तो जीडीपी कम हुआ। जीडीपी कम हुआ तो समृद्धि दर कम हुआ। समृद्धि दर कम हुआ तो आय कम हुआ। आय कम हुआ तो बचत दर कम हुआ। एक तरह से लो इनकम इक्विलिब्रियम ट्रैप में हम फंस गए थे। अब यहाँ नियोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि नियोजन अगर आ जाएगा, ये देखो हीरो हमारा आ गया, ये देखो हीरो। नियोजन जब आया हमारा तो नियोजन से क्या किया गया? नियोजन से समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास किया गया। नियोजन से समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास किया गया। जब समृद्धि दर बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा। आय बढ़ेगा तो बचत बढ़ेगा। बचत बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। यानी अर्थव्यवस्था निम्न आय संतुलन जाल से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगी। किसके माध्यम से? नियोजन के माध्यम से।
इसलिए आज़ादी के बाद नियोजन की आवश्यकता पड़ी। क्लियर? शाबाश। फिर अगर बात करते हैं सेकंड पॉइंट कि निम्न रोजगार के अवसर, निम्न रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर निम्न थे, इसलिए नियोजन की आवश्यकता पड़ी। इसलिए नियोजन की आवश्यकता पड़ी। क्यों रोजगार के अवसर निम्न थे? क्योंकि उत्पादन कम था। उत्पादन कम होने से जीडीपी कम हो रहा था। जीडीपी कम होने से समृद्धि दर कम था। हमारा समृद्धि दर भी कम हो रहा था। समृद्धि दर भी कम हो रहा था। और जब उत्पादन कम हो रहा था तो रोजगार कम हो था, रोजगार के अवसर कम थे। अब सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी नियोजन के द्वारा क्या चाहती थी? समृद्धि दर को बढ़ाना। इससे जीडीपी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो इसके लिए भी नियोजन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, नियोजन की आवश्यकता पड़ी। फिर नेक्स्ट, देश में कमजोर अवसंरचना, कमजोर आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, ठीक है, कमजोर आधारभूत संरचना देश में थी। तो आधारभूत संरचना के निर्माण करने के लिए भी क्या नियोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि मजबूत आधारभूत संरचना से ही समृद्धि दर को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आधारभूत संरचना का अर्थव्यवस्था पर हमेशा गुणक प्रभाव पड़ता है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें केंद्र और राज्य में सहयोगात्मक संघवाद के लिए, सहयोगात्मक संघवाद के लिए नियोजन की आवश्यकता पड़ी कि दोनों के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगात्मक संघवाद रहे। इसके लिए नियोजन की आवश्यकता रही। फिर हमारे घरेलू उद्योगों को वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में घरेलू उद्योगों को संरक्षण, घरेलू उद्योगों को संरक्षण आज़ादी के समय, इसके लिए हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ी कि हम कैसे अपने, क्योंकि हमारे देश में उद्योग अंग्रेजों ने बसने ही कहाँ दिया। अंग्रेजों ने भारत को केवल दो ही उद्देश्य से देखा था, एक कच्चे माल का स्रोत और उनके यहाँ बने माल का तैयार बाजार, केवल दो। तो कभी हमारे देश में उद्योगों को पनपने ही नहीं दिया। तो आज़ादी के बाद जब हमारे देश में उद्योग पनपने लगे, उद्योग बढ़ने लगे, तो वहाँ क्या था? वहाँ बहुत ज़रूरी था कि चूंकि उस समय तो वैश्वीकरण का दौर था 1947 में विश्व में, तो बड़े बड़े उद्योग अगर भारत में आ जाते तो हमारे घरेलू उद्योग तो बेचारे शैशव अवस्था में ही, बाल्यावस्था में ही मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको संरक्षण देने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमने नियोजन को अपनाया ताकि हम उनको संरक्षण दे सकें। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए नियोजन की भारत में क्या आवश्यकता पड़ी, तो बच्चों लिख पाओगे ना, एक निम्न आय संतुलन जाल से बाहर निकालने में, से बाहर निकालने के लिए हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ी। दूसरा, ठीक है, निम्न रोजगार के अवसर थे, इसको दूर करने के लिए, अवसर को दूर करने के लिए नियोजन की आवश्यकता पड़ी। फिर तीसरा अगर बात करें, कमजोर आधारभूत संरचना जो है, आधारभूत संरचना निर्माण के लिए, क्योंकि आज़ादी के समय कमजोर आधारभूत संरचना था, तो आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए, है ना। फिर केंद्र और राज्य में सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, और वैश्वीकरण के दौर में घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ी। अब सवाल उठता है कि सर वो तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था हो या विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्था भारत समेत, अब हम ज्यादातर बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित होते जा रहे हैं। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पर अब हम ज्यादा निर्भर हैं।
इस वैश्वीकरण के दौर में, जहां सब कुछ दो चीजें निर्धारित कर रही हैं, डिमांड और सप्लाई, आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति। तो सर, जहां मांग और आपूर्ति से विनिमय दर निर्धारित हो रहा है, जहां मांग और आपूर्ति से अर्थव्यवस्था में अनेक चीजें, मौद्रिक नीति निर्धारित हो रही है, वहां सर हम कैसे बात कर सकते हैं कि आज नियोजन प्रासंगिक है? आज नियोजन की क्या प्रासंगिकता है? सरकार को नियोजन समाप्त कर देना चाहिए। जब हम बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं, तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं, तो क्या वहां नियोजन प्रासंगिक है? बिल्कुल प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है? बहुत ध्यान से समझना। जो बाजार है वो मांग और आपूर्ति के बीच संबंध को बतला रहा है, मांग और आपूर्ति के बीच संबंध को बतलाता है। ये मांग और आवश्यकता, मांग और आवश्यकता या जरूरत के बीच संबंध को नहीं बतलाता है। और सोचिए, आज हमारे देश में भले नीति आयोग के अनुसार 5% गरीबी है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की व्यापकता बहुत ज्यादा है। 5% भी 150 करोड़ में कम नहीं होते हैं। तो जहां हमारे देश में गरीबी की व्यापकता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर की बात करें तो भुखमरी की समस्या ज्यादा है, जहां हम बात कर रहे हैं, जहां लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा है, जहां हमारे देश में वंचित समूह बहुत हैं, जहां हमारे देश में आय की असमानता बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वहां मांग और आपूर्ति सब कुछ निर्धारित नहीं करता है, बल्कि हम देखते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था डिमांड और सप्लाई के बीच संबंध को बतलाता है, डिमांड और नीड के बीच संबंध को नहीं बतलाता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी आपूर्ति की जगह आवश्यकता पर भी हमें जोर देना होगा, जरूरत पर भी जोर देना होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम नियोजन को बनाए रखें, सरकार नियोजन या प्लानिंग को बनाए रखे। इसीलिए तो हमने अभी नहीं 2047 तक अपना नियोजन बनाया है कि भारत को न केवल 2030 में शून्य भुखमरी से बाहर निकालना, शून्य भुखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी जीरो हंगर के लक्ष्य को प्राप्त करना, बल्कि 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है, 2070 तक अगर हमको शून्य उत्सर्जन कार्बन को प्राप्त करना है, 2030 तक अगर हम सौर ऊर्जा से 500 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना है, तो बहुत जरूरी है कि हमें नियोजन को अपनाना ही पड़ेगा, प्लानिंग के द्वारा ही जाना होगा। इसीलिए नियोजन आज भी उतना प्रासंगिक है और भविष्य में भी रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। समझे? शाबाश। ठीक है, तो हम नियोजन की आवश्यकता और जरूरत को समझ गए। अब बात आता है कि आखिरकार नियोजन का उद्देश्य क्या है। अगर हम नियोजन के उद्देश्य की बात करें, नियोजन के उद्देश्य का उद्देश्य, तो अगर नियोजन का उद्देश्य क्या है, तो याद रखना नियोजन के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। क्या? पहला, अगर हम बात करें, समृद्धि दर को बढ़ाना, समृद्धि दर को बढ़ाना एक नियोजन का उद्देश्य है। ठीक है ना, समृद्धि दर को बढ़ाना। दूसरा, समता को बढ़ाना, इक्विटी, समता को बढ़ाना, ग्रोथ रेट बढ़ाना, समता को बढ़ाना। तीसरा, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, और चौथा, अगर बात करें, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। याद रखना, नियोजन के 4 ही प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन कौन? समृद्धि दर को बढ़ाना, समता को बढ़ाना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ठीक है, याद रखना। और कैसी ये याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे, तो आप एक वर्ड याद रखो, जेम्स। जेम्स, आप अपने माता पिता के लिए क्या है? जेम्स है। खाने वाला जेम्स नहीं, अमूल्य है। जेम्स मतलब, जी मतलब ग्रोथ, ग्रोथ, ई मतलब इक्विटी, एम मतलब मॉडर्नाइजेशन,
और S मतलब सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, ये 4 है। लेकिन इतना भी याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी प्रीलिम्स, ग्रोथ का जो लक्ष्य हमने रखा था वो याद रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। याद रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने ग्रोथ का लक्ष्य रखा था। अगर हम बात करें सेल्फ रिलायंस, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। इक्विटी की बात करें तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। और मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। 7वीं। तो ये भी दिमाग में बैठा कर रखना, इट कैन बी आज 2019 में पूछा है प्रीलिम्स में, इसीलिए ये भी याद रखना। इन 4 उद्देश्यों के साथ साथ आप इनके कब कब इनके लक्ष्यों को रखा गया था, मैं हट रहा हूँ, देख लो, यहाँ से हट रहा हूँ, इसको भी याद रखना, भूलना मत बच्चों। डन। वर्ड याद रखना जेम्स, वर्ड याद रखना जेम्स, GEMS जेम्स, यानी ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या है 4 उद्देश्य, क्या है? ग्रोथ, है ना, इक्विटी, हाँ 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 बताओ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, 4 उद्देश्य याद रखना। ठीक है, अब आता है, अगर हम देखो, हमने नियोजन क्या है इसको समझ लिया, हमने नियोजन के इतिहास को समझ लिया। ठीक है, हमने नियोजन की आवश्यकता को समझ लिया, हमने नियोजन का उद्देश्य उसको समझ लिया, भारत में नियोजन का उद्देश्य को भी समझा। ठीक है, अब समझते हैं नियोजन के प्रकार को। नियोजन के प्रकार को, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो नियोजन के प्रकार की बात करते हैं, ध्यान से समझना। पहला होता है क्या, अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीकृत नियोजन होता है। केंद्रीकृत नियोजन होता है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये क्या होता है? जहां नियोजन का निर्माण सरकार करती है। ठीक है, जहां की नियोजन का निर्माण केंद्र सरकार करती है और राज्यों में उसे लागू कर दिया जाता है, निचली संस्थाओं में उसको लागू कर दिया जाता है। इसको टॉप डाउन प्लानिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉप डाउन प्लानिंग। टॉप डाउन प्लानिंग यानी हमेशा नियोजन का निर्माण ऊपर होगा और नीचे में इसको लागू करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में अगर बात करें, पहली से लेकर अगर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक बात करें, तो उस नियोजन का जो स्वरूप था, प्रकृति था, नेचर था, वो केंद्रीकृत नियोजन था, जहां योजना का निर्माण योजना आयोग जो केंद्र की संस्था थी और उसको राज्यों में लागू कर दिया, सभी राज्यों में एक समान लागू कर दिया जाता था। डन। फिर उसके बाद आता है विकेंद्रीकृत नियोजन। विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ये क्या हुआ? यहां नियोजन का निर्माण ग्राउंड लेवल में होता है, राज्य स्तर पर होता है। ठीक है, और उसे लागू किया जाता है। जैसे अगर वर्तमान में नीति आयोग की बात करें, अगर हम बात करें हमारे देश में नीति आयोग क्या, अगर हम बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर, योजना आयोग के समय में भी 8वीं से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो हमारा स्वरूप था वो विकेंद्रीकृत नियोजन था। और इतना ही नहीं, अगर हम आज नीति आयोग के नियोजन की भी बात करें, जो नीति आयोग चला रहा है वह भी विकेंद्रीकृत नियोजन ही था। ठीक है ना, तो सवाल उठता है कि सर केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत में कौन बेहतर है? तो ठीक है, विकेंद्रीकृत नियोजन बेहतर होता है केंद्रीकृत नियोजन में, क्योंकि यहाँ सबकी भूमिका होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऐसा नहीं कि केंद्रीकृत खराब है, आप कोई भी जो निर्णय है वो आज को लेकर के 1947 के समय को आज आप माने उसको लेकर आज आप कोई स्पष्टीकरण या कोई उसको मूल्यांकन ना करें, बल्कि अगर सही मूल्यांकन करना है
तो आप 1947 से लेकर की बात की स्थिति को देखें या उस समय की स्थिति को देखें, तब आप बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे। तो हमारे देश में आज़ादी के बाद अगर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक केंद्रीकृत नियोजन था तो खराब नहीं था, क्योंकि उस समय की डिमांड थी वो। और 8वीं से लेकर, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म हो गया था 7वीं के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म हो गया था हमारे देश में, उसके बाद केंद्रीकृत नियोजन की प्रासंगिकता नहीं रह गई, तब हमें विकेंद्रीकृत नियोजन में जाना पड़ा। तो समय और काल के अनुसार अगर आप तुलना करेंगे तभी बेहतर स्थिति में होंगे हमेशा। क्लियर एकदम? तो विकेंद्रीकृत नियोजन और केंद्रीकृत नियोजन दोनों आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा नियोजन के प्रकार में। एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब फिर इसके बाद का बात करते हैं, नियोजन के दूसरे प्रकार में जाते हैं, तो हम पढ़ते हैं एक पंचवर्षीय नियोजन, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, और आता है अवकाश योजना, अवकाश योजना, और एक आता है दीर्घकालिक नियोजन, दीर्घकालिक नियोजन, और एक आता है रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान, ठीक है, अनवरत नियोजन। अनवरत नियोजन इसको कहा जाता है। जरा इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं पंचवर्षीय योजना, तो ये हर 5 वर्ष के लिए शुरू किया जाता है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए इसको लागू किया जाता है। समीक्षा की, और इसकी जो समीक्षा किया जाता है, इसका जो मूल्यांकन किया जाता है, जब वो 5 वर्ष पूरा हो जाता है तब उसके बाद इसका मूल्यांकन होता है। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर, पहली से लेकर अगर देखा जाए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से लेकर 2017 तक चलाई गई। 12 पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं अवकाश योजना, हॉलिडे प्लान, ठीक है। अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से लेकर 2017 तक बात करें तो भारत में 12 पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान को चलाया गया। 12, एक नहीं बल्कि 2 नहीं, 12 पंचवर्षीय योजना। फिर वहीं अगर बात करते हैं अवकाश योजना, अवकाश योजना, हॉलिडे प्लान, ये क्या होता है? सिंपल, जहां जब पंचवर्षीय योजनाएं संचालित नहीं होती है, जब पंचवर्षीय योजनाएं संचालित नहीं होती है तब हॉलिडे प्लान को चलाया जाता है, अवकाश योजना को चलाया जाता है। जैसे भारत में अवकाश योजना 1966 से लेकर 1969 तक चलाई गई थी, 1969 तक चलाई गई थी। फिर 1970 देखा जाए तो 8 से लेकर 80 तक भी देखा जाए लगभग 2 साल और चलाया गया था, 80 तक भी चलाया गया था। तो अवकाश योजना का अवधि 1 वर्ष के लिए होता है, इसका अवधि जो होता है 1 वर्ष के लिए होता है, और ये तभी लागू होता है जब पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा सकती है। और देश में 5 वर्ष जो है ये अवकाश योजना को लागू किया गया था। सॉरी, यहाँ 1978 से 80 लिख दिए, 1990 से 1992, क्योंकि 77 से हमारे देश में रोलिंग प्लान चला है, ठीक है ना, जनता सरकार द्वारा। तो हमारे देश में देखा जाए तो 5 अवकाश योजनाओं को लागू किया गया है, 5 अवकाश योजना। हालांकि कांग्रेस कहती है कि रोलिंग प्लान भी अवकाश योजना के अंतर्गत आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे देश में रोलिंग प्लान चला है, ठीक है। तो सरकार, जबकि कांग्रेस सरकार इसको मानने को लेने पहले तैयार नहीं थी, लेकिन अब स्पष्ट होता है कि रोलिंग प्लान चलाया ही गया था हमारे देश में। तो अवकाश योजना भी समझ में आ गया। फिर अगर बात करते हैं दीर्घकालिक नियोजन, तो इसका अवधि लंबे समय के लिए होता है। जैसे अभी बात करें 2022 से लेकर 2047 तक सरकार विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। तो ये जो 25 वर्ष का जो नियोजन है, और यहाँ तक कि नीति आयोग का जो 15 वर्ष का विजन प्लान है, ये सब दीर्घकालिक नियोजन यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आता है। और फिर आता है रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना। ये क्या होता है? अनवरत योजना की जो अवधारणा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में बैठाओ।
कि जो अनवरत नियोजन या रोलिंग प्लान की अवधारणा है, इसको गुरनार मेडल की प्रसिद्ध पुस्तक जो है द एशियन ड्रामा से लिया गया है। द एशियन ड्रामा से लिया गया है। इसको गुरनार मेडल की प्रसिद्ध पुस्तक द एशियन ड्रामा से लिया गया है। किसको? रोलिंग प्लान की अवधारणा को। और रोलिंग प्लान है क्या? रोलिंग प्लान क्या होता है कि रोलिंग प्लान बना करके क्या किया जाता है? लागू कर दिया जाता है। और हर साल के अंत में उसकी समीक्षा किया जाता है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया जाता है, और जो भी आवश्यक सुधार होते हैं उसको किया जाता है। फिर अगले साल के लिए फिर उसको लागू कर दिया जाता है। फिर अगले साल के अंत में क्या किया जाता है? उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, उसमें आवश्यक सुधार किए जाते हैं, और फिर उसको अगले साल के लिए अगले साल के लिए कर दिया जाता है। और यह प्रक्रिया क्या हो रहा है? यह प्रक्रिया सतत चल रहा है। यह प्रक्रिया क्या किया जा रहा है? सतत चल रहा है। इसीलिए तो इसको रोलिंग प्लान कहा जाता है, रोलिंग प्लान। और भारत में पहली बार जब जनता सरकार आई इंदिरा गांधी के बाद में 1977 से लेकर, तो भारत में 1977 से 1980 तक देखा जाए तो भारत में माना जाता है कि रोलिंग प्लान ही चलाया गया 79 तक। 80 से फिर इंदिरा गांधी आ गई सत्ता में। फिर इंदिरा गांधी सरकार ने फिर से छठी पंचवर्षीय योजना को लागू किया। ठीक है, तो ये है नियोजन के बारे में कि नियोजन के कौन कौन से प्रकार हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने नियोजन के प्रकार में कौन कौन सा प्रकार समझा? केंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन पढ़ा, हमने पढ़ा पंचवर्षीय योजना, अवकाश योजना, दीर्घकालिक नियोजन और रोलिंग प्लान। और ये भी जाना कि भारत में इसको कब कब किस संदर्भ में लागू किया गया। ठीक है, तो दिस इज। अच्छा, कोई पूछे कि पंचवर्षीय योजना और रोलिंग प्लान में क्या अंतर है? हाँ, पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है और वहाँ समीक्षा और मूल्यांकन 5 वर्ष के बाद किया जाता है। जबकि रोलिंग प्लान क्या किया जाता है? कोई स्थायी अवधि के लिए नहीं बनाया जाता है, और यहाँ हर साल के अंत में उसकी समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है और फिर अगले साल के लिए उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिमाग में बैठा कर रखना है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा करके रखना है, पक्का। तो नियोजन के प्रकार को अगर हम लोगों ने समझ लिया, तो नियोजन के प्रकार के बाद अब बहुत जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सा अंतर समझें योजना आयोग और नीति आयोग। नीति आयोग, आखिर दोनों की संरचना और दोनों के नियोजन में अंतर क्या रहा? क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मेंस 2018 की बात करोगे, मेंस 2018 की बात करें तो ये अंतर पूछा गया है एग्जाम में। इस अंतर को एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ। देखो, सबसे बड़ी बात है, दोनों ही गैर संवैधानिक संस्था है। मतलब दोनों की स्थापना संसद में पारित विशेष संकल्प या रिजोल्यूशन के द्वारा हुआ है, दोनों की स्थापना। ठीक है, और दोनों के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, दोनों के, योजना आयोग कहे या नीति आयोग। लेकिन ध्यान देना, योजना आयोग जो थी वो केंद्रीकृत संस्था थी, केंद्रीकृत संस्था थी। ठीक है, और ये केंद्रीकृत नियोजन का निर्माण कर रही थी। ये केंद्रीकृत नियोजन यानी ये नियोजन बनाती थी, पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी और उसे लागू करती थी। उसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती थी। जबकि नीति आयोग की बात करें तो यह विकेंद्रीकृत नियोजन को, विकेंद्रीकृत नियोजन को संचालित करती है, जिसमें राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निचले स्तर पर उसको लागू किया जाता है। मतलब अगर हम योजना आयोग की बात करें तो यहां राज्यों की भूमिका नहीं होती थी, राज्यों की भूमिका नहीं, किसमें? नियोजन के निर्माण में, नियोजन के निर्माण में, ठीक है, इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती थी।
लेकिन अगर हम नीति आयोग की बात करें तो ये सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है। सहयोगात्मक संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है, जहां केंद्र और राज्य दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र और राज्य दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर अगर हम बात करते हैं योजना आयोग को लेकर, तो योजना आयोग द्वारा देश में पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया गया। पंचवर्षीय नियोजन या पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया गया और 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई 1951 से 2017 तक। लेकिन नीति आयोग द्वारा क्या किया गया, 15 वर्ष का विजन प्लान, 15 वर्षीय विजन प्लान, 7 वर्षीय रणनीतिक प्लान और 3 वर्षीय कार्य योजना को चलाया गया। 3 वर्षीय कार्य योजना को चलाया गया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है जो सबसे बड़ी बात दिमाग में बैठाओ कि योजना आयोग के पास वित्त संबंधित अधिकार थे, जबकि इसके पास वित्त संबंधित कोई अधिकार नहीं है। किसके पास? नीति आयोग के पास। अगर हम योजना आयोग की बात करें तो हम क्या देखते हैं, कैसे काम करते थे? ये देखिए, ये है योजना आयोग। ये कौन है? राज्य है। ये राज्य है और ये कौन है? योजना आयोग। ऐसे काम होता था, ऐसे। जबकि नीति आयोग में ये देखिए, ये रहे राज्य और ये रहा नीति आयोग बीच में। तो ये सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है। तो दोनों के कार्य प्रणाली में भी ये अंतर देखा गया है। तो ये दोनों में अंतर है, योजना आयोग और नीति आयोग के कार्य योजना में। ठीक है। एक केंद्रीकृत नियोजन, दूसरा विकेंद्रीकृत नियोजन। एक में राज्यों की भूमिका नहीं नियोजन के निर्माण में, दूसरा सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है। एक पंचवर्षीय योजना जबकि दूसरा 15 वर्षीय विजन प्लान, 7 वर्षीय रणनीतिक और 3 वर्षीय एक्शन प्लान। और एक को वित्त संबंधित अधिकार मिले हुए थे, दूसरा को वित्त संबंधित कोई अधिकार नहीं मिले हुए थे। किस तरह से काम कर रहे थे? दिस इज सो इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। डन। अब अगर हम भारत में नियोजन की बात करें, थोड़ा तो समझिए कि भारत में नियोजन को मैं चरण में बांट देता हूं। चरण एक में क्या देख रहे हैं कि 1951 से लेकर अगर बात करें तो 1966 तक बात करते थे, जब तक अवकाश योजना नहीं आया। ठीक है। 1951 से लेकर 1966 ले लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा चरण अगर बात करते हैं, दूसरा चरण तो क्या होगा? 1969 से लेकर 1990 तक। क्यों? क्योंकि यहां 1966 से लेकर 69 तक अवकाश योजना था। फिर 1990 से लेकर 1992 तक यहां भी क्या था? अवकाश योजना। था। फिर तीसरा चरण अगर बात करें 1992 से लेकर 2017 तक, चौथा चरण अगर बात करें तो वो नीति आयोग का कार्य योजना था। नीति आयोग द्वारा कार्य योजना। ठीक है ना। चौथे चरण में बात करें और पांचवा चरण जो अब चल रहा है,
2022 से 2047 तक जो अमृत काल है, जहां विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बातें समझ में आ रही है? तो इस चरण से हम लोग बांटकर पढ़ते हैं। अब अगर बात करें पहले चरण में, पहला चरण तो कब से कब तक चला? 1951 से लेकर 1966 तक चला, और इस दौरान 3 पंचवर्षीय योजनाएं चली है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान, 3 चली है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 पंचवर्षीय योजना चली है 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966 तक चला है, ये 3। ठीक है, अब जरा बहुत ध्यान से समझना, 1951 से 1966 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, इनकी प्रकृति पूरी तरह केंद्रीकृत थी। केंद्रीकृत नियोजन का यहां पालन किया गया था, याद करो तो 7वीं तक बल्कि। और सबसे बड़ी विशेषता रही है, अगर हम बात करते हैं जैसे पहली पंचवर्षीय योजना, तो यहां पर कृषि पर जोर दिया गया, कृषि पर जोर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य ही किया था कृषि पर जोर, कृषि का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। इस दौरान देखा जाए तो हमारे देश में दूसरी औद्योगिक नीति, जो सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति 1956 को भी लागू किया गया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जहां आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया, सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया गया। तो 3 पंचवर्षीय योजनाएं और तीनों के उद्देश्य। पहली पंचवर्षीय योजना जहां कृषि पर जोर दिया गया, यहां तक कि इस दौरान 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी शुरू किया गया। इसी दौरान महत्वपूर्ण जो बांध है, डैम है, इसका निर्माण किया गया, भले वो हीराकुंड बांध हो या भाखड़ा नांगल बांध हो। ठीक है ना, ये जितने भी बांध है, इनका निर्माण इसी दौरान हुआ था। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना जहां औद्योगिकरण के द्वारा समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जहां औद्योगिक नीति लाई गई, जहां पर लाइसेंस राज और परमिट राज को शुरू किया गया, बड़े बड़े स्टील प्लांट स्थापित किए गए, दुर्गापुर में, राउरकेला में, बाद में बोकारो में, ठीक है, और भिलाई में स्टील प्लांट स्थापित हुए। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें जो 1961 से 66 था, इस दौरान क्या था? इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सरकार ने आत्मनिर्भरता, यानी सरकार द्वारा आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया गया। आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया गया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया गया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हम केवल उन्हीं वस्तु का आयात करेंगे जिनका उत्पादन देश में नहीं होता, अन्यथा हम सब कुछ देश में ही उत्पादन करेंगे। हालांकि हमने लक्ष्य भी बहुत ज्यादा रखा था, 5.6%। पहली पंचवर्षीय योजना में तो हमारा लक्ष्य ही बहुत कम था, 2.4% ही लक्ष्य था, जिसको हमने ज्यादा अचीव किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 4.5% का लक्ष्य था, और जिसे हमने पाया भी 4.4 में। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो था हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में बैठाना। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि हमें पंचवर्षीय योजना को बीच में स्थगित करना पड़ा। वो घटनाएं क्या थी? वो घटना थी कि 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, भारत चीन युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया, और 1966 में देखा जाए
1966 में देखा जाए, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, और 1966 में देखा जाए तो अकाल, भयंकर अकाल, उड़ीसा बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया था। और इससे क्या हुआ था, 62, 65 और 66 के इस घटना से भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। तभी तो पंचवर्षीय योजनाओं को 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थगित किया गया। और जब स्थगित किया गया तो याद करो, मैंने बताया था कि अवकाश योजना को शुरू किया गया, अवकाश योजना को चलाया गया, जो कि चला 1966 से लेकर 1969 तक। और इन 3 सालों में अवकाश योजना में उपलब्धि रही कि हरित क्रांति इसी दौरान हुआ, एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग की अध्यक्षता में। और इस हरित क्रांति ने गेहूं और चावल के उत्पादन को इतना बढ़ा दिया हाइब्रिड सीड्स के द्वारा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि भारत जो पहले खाद्य का आयातक था, जो अमेरिका से आयात करते थे हम खाद्यान्न का PL 480 के नाम पर गेहूं का, अब सोचो भारत इतना अधिशेष उत्पादन, सरप्लस उत्पादन करने लगा कि हम एक निर्यातक देश बन गए खाद्य, ठीक है ना, खाद्यान्न के हम विश्व में निर्यातक देश के रूप में उभर कर आ गए बाहर। ठीक है, तो ये हुआ 1969 तक। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। फिर दूसरे चरण की बात करते हैं, कब से कब तक, 1969 से लेकर अगर बात करें तो 1990 तक, जिस दौरान देखा जाए तो चौथी से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई, से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक चलाई गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना को चलाया गया कैसे, अगर हम बात करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान, तो 1969 से लेकर 1974 तक चला। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो हम देख रहे हैं कि 5th 5 ईयर प्लान जो है वो 1975 से लेकर, ठीक है ना, 1974 से लेकर 1979 तक, ठीक है। लेकिन फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, जनता सरकार आ गई बीच में ही, और जनता सरकार द्वारा क्या किया गया, यहाँ अनवरत नियोजन को शुरू किया गया, अनवरत नियोजन को शुरू किया गया बीच में ही, ठीक है। और फिर सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक चलाया गया, वापस इंदिरा गांधी द्वारा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये चला 1985 से लेकर 1990 तक, 1990 तक। चौथी, 5वीं, छठी और 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो याद करना, तो इसका उद्देश्य क्या था, समता को बढ़ाना, इक्विटी को बढ़ाना, इक्विटी को बढ़ाना। जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में केंद्रित था, गरीबी उन्मूलन में केंद्रित था, गरीबी कम करो, गरीबी पर ज्यादा केंद्रित था। छठी पंचवर्षीय योजना ये था कि देश में मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण हो, आधारभूत संरचना के निर्माण पर इसने जोर दिया। और 7वीं पंचवर्षीय योजना ने आधुनिकीकरण पर जोर दिया, आधुनिकीकरण पर जोर दिया। सूचना की क्रांति हुई यहां सैम पित्रोदा द्वारा इसी दौरान, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो देखा जाए तो इस दौरान देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं भी घटी, जैसे अगर हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, अगर आपको याद हो तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही फेरा कानून लाया गया, फेरा कानून जो बाद में फेमा में परिवर्तित हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही MRTP कानून लाया गया 1969 में। फिर अगर हम 5वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना में अगर हम देखते हैं तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी कई घटनाएं घटी, कई घटनाएं महत्वपूर्ण घटी हैं, जिसमें हम देखते हैं नाबार्ड की स्थापना इसी दौरान हुआ था, एक्सिम बैंक की स्थापना इसी दौरान हुआ था, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण भी इसी दौरान हुआ।
फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर चौथी, ये पांचवी और ये छठी, पांचवी, फिर ये छठी पंचवर्षीय योजना और ये सातवीं, जिस समय सूचना की क्रांति हमारे देश में हुई। अब इस दौरान भी 1990 में क्या हुआ, 1990 की घटना घटी कि 1990 में खाड़ी युद्ध हुआ, और खाड़ी युद्ध अमेरिका और इराक के युद्ध होने के कारण कच्चे तेल के दाम बहुत बढ़ गए, हमारा भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया, हमें आईएमएफ से ऋण लेना पड़ा। तो 1990 से लेकर 1992 के बीच में हमने फिर वही अवकाश योजना को शुरू किया, और अवकाश नियोजन के द्वारा हमने एलपीजी सुधार यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सुधार किया, और रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन भी किया। फिर अगर देखा जाए तो दूसरा चरण हमारे यहाँ पूरा होता है। जबकि अगर बात करें हम तीसरे चरण में बात करें, तीसरा चरण देखते हैं, तो तीसरा चरण कब हुआ, 1992 से लेकर 2017 तक की बात करते हैं, जिस दौरान 8वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर हम बात कर सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर हम बात कर सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना को। तो हम क्या देख रहे हैं कि 8वीं पंचवर्षीय माने यहाँ इस दौरान क्या देख रहे हैं, 8th 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये चला 1992 से लेकर 1997 तक। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये चला 1997 से लेकर 2002 तक। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये चला आपका 2002 से लेकर 2007 तक। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये चला आपका 2007 से लेकर 2012 तक। और फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये चला आपका 2012 से लेकर 2017 तक। फिर नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ, और नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके अपना 15 वर्षीय विजन प्लान, 7 वर्षीय रणनीतिक प्लान और 3 वर्षीय एक्शन प्लान को लागू किया। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि जहां हम 8वीं पंचवर्षीय योजना से या 1992 से नियोजन का प्रकृति ही बदल गया, बल्कि ये विकेंद्रीकृत नियोजन पर आधारित हो गया। विकेंद्रीकृत नियोजन, बाद में नीति आयोग ने भी विकेंद्रीकृत नियोजन को अपनाया। और भारत में देखा जाए तो अगर हम वित्तीय बाजार की बात करते हैं तो इसकी मुख्यतः शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि 1992 में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना और इसका संचालन शुरू हुआ। वहीं अगर हम बात करें 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो वहां हम क्या देख रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक समानता की बात की गई, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और सामाजिक समानता की बात की गई, ठीक है ना, आर्थिक और सामाजिक समानता की बात की गई। और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो सबसे महत्वपूर्ण रहा और जो टॉपिक को हमारे आगे बढ़ाएगा, और वो था कि देश में समावेशी विकास की शुरुआत की गई सरकार द्वारा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास की शुरुआत की गई। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था, ये सतत और समावेशी विकास दोनों की बात करता है, सतत और समावेशी विकास, सतत विकास की भी बात करता है 12वीं पंचवर्षीय। तो क्या है फिर ये समावेशी विकास, क्या है समावेशी विकास, क्यों देश में महत्वपूर्ण है, आइए इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। आइए, तो अगर हम बात करते हैं समावेशी विकास की ओर, तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा टर्म आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, इसको समझना पड़ेगा। क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक होता है। आर्थिक समृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होता है। मतलब क्या है, क्यों मात्रात्मक, क्यों ये भौतिक अवधारणा है, क्यों इसे भौतिक अवधारणा कहा जाता है।
क्योंकि इसकी गणना की जा सकती है। आप इसकी गणना कर सकते हैं। इसीलिए तो आर्थिक समृद्धि के जो सूचक है वो कौन है? वो है जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय है, जीएनपी है। ये सब क्या है? आर्थिक समृद्धि के सूचक है, जो मात्रात्मक है, जिसकी गणना की जा सकती है, जो भौतिक अवधारणा है। जबकि आर्थिक विकास ये क्या होता है? ये गुणात्मक होता है। गुणात्मक मतलब ये बेहतर जीवन स्तर या जीवन स्तर को बताता है। जीवन स्तर, ध्यान देना, आर्थिक समृद्धि गुणात्मक नहीं होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ये जीवन स्तर, बेहतर जीवन स्तर को नहीं बताता है। ये केवल मात्रात्मक होता है क्योंकि इसकी गणना की जा सकती है। लेकिन आर्थिक विकास गुणात्मक होता है क्योंकि बेहतर जीवन स्तर को बताता है। जैसे बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, इसके बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर को बताता है। इसीलिए तो इसके सूचक जो होते हैं, इंडिकेटर, जैसे मानव विकास सूचकांक, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जैसे लैंगिक असमानता सूचकांक, ये सब आर्थिक विकास के सूचक होते हैं। तो ये है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक होता है और आर्थिक विकास गुणात्मक होता है। क्या सर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में कोई संबंध होता है? बिल्कुल होता है। क्या संबंध है? कि बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास नहीं हो सकता। यानी आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि का होना आवश्यक माना जाता है। फिर से बोल रहा हूं, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि का होना बेहतर आवश्यक माना जाता है, या यह एक आवश्यक शर्त होती है। कैसे कैसे सर, ये समझाइए। आओ समझते हैं। अगर मैं कहूं कि देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, इसका मतलब देश में जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रहा है। और देश में जीडीपी वृद्धि दर का मतलब देश में जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है यानी उत्पादन बढ़ रहा है साहब। उत्पादन किसका बढ़ रहा है? वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ रहा है। और वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ रहा है यानी सरकार का जीएसटी राजस्व, जीएसटी कलेक्शन जो है ये बढ़ रहा है। और सरकार के पास क्या बढ़ रहे हैं? संसाधन बढ़ रहे हैं। संसाधन बढ़ रहे हैं सरकार के पास संसाधन बढ़ रहे हैं। उत्पादन बढ़ रहा है यानी कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ रहा है। रोजगार बढ़ रहा है यानी आय बढ़ रहा है। और आय बढ़ रहा है तो सरकार का प्रत्यक्ष कर बढ़ रहा है, कर राजस्व बढ़ रहा है। और प्रत्यक्ष कर बढ़ रहा है तो सरकार के पास संसाधन बढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, संसाधन बढ़ रहा है। और अगर लोगों की आय बढ़ रही है तो लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा है। जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। क्यों जीवन स्तर बेहतर हो रहा है? क्योंकि लोग खर्च कर रहे हैं, अपना खर्च बढ़ा रहे हैं। किसमें? बेहतर शिक्षा में और बेहतर स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं। और जब वो बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करेंगे तो उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। और उनका अगर जीवन स्तर बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास होगा। सरकार के पास संसाधन बढ़ेगा तो सरकार भी जीवन स्तर, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करेगी। संसाधन होगा तो बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करेगी। तो कहीं ना कहीं विकास होगा। और आर्थिक विकास के लिए जो संसाधन सरकार को मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, ये समृद्धि से ही मिल रहा है। इसीलिए तो आर्थिक विकास के लिए अगर बात करें तो समृद्धि का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समृद्धि ही उसको संसाधन देगा। ठीक है, तो इसीलिए समझिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, आर्थिक समृद्धि बढ़ रहा है, जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रहा है, जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है,
जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो यानी उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है यानी रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है यानी लोगों की आय बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहा है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं, सरकार का कर राजस्व बढ़ रहा है, तो क्या होगा, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य पर सरकार खर्च कर पाएगी, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा यानी विकास होगा। और विकास के लिए समृद्धि का होना जरूरी है क्योंकि संसाधन वहीं से आएंगे। तो इसीलिए फिर से वापस आ रहा हूं कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि का होना जरूरी है साहब, जरूरी है। डन। तो फिर सर समावेशी विकास क्या हुआ? समावेशी विकास की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं तो समावेशी विकास बराबर क्या होगा? क्या होगा? आर्थिक समृद्धि प्लस आर्थिक विकास। अगर दोनों को जोड़ दो तो समावेशी विकास, यानी समावेशी विकास जो है ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। यानी ऐसा विकास जो निर्भर करता है किस बात पर? सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, ये कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये वास्तव में समावेशी विकास है। यानी समावेशी विकास वह विकास है जहां सभी लोग, बच्चे, युवा, युवती, वृद्ध, सभी आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और सेवा, सभी भौगोलिक क्षेत्र, ग्रामीण, शहरी विकास में योगदान देते हैं और उससे लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे न केवल रोजगार बढ़ता है बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि गरीबी में भी कमी आती है, बल्कि गरीबी में भी कमी आती है। ऐसे विकास को क्या समावेशी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहा जाता है। ऐसे विकास को समावेशी विकास कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, समावेशी विकास यानी वह विकास जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों को शामिल करता है, मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। यह सबका साथ सबके विकास पर आधारित होता है और समावेशी विकास विकास की वह अवधारणा है जहां जीडीपी का लाभ अंतिम व्यक्ति को भी प्राप्त होता है। समावेशी विकास वह विकास है जहां हर व्यक्ति, भले वो युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भले वो आर्थिक क्षेत्र हो, कृषि, उद्योग और सेवा हो, भले वो सभी भौगोलिक क्षेत्र हो, ग्रामीण और शहरी हो, विकास में भागीदारी करते हैं, उसका लाभ प्राप्त करते हैं और जिससे न केवल रोजगार बढ़ता है बल्कि देश में गरीबी में भी कमी आती है। यही है किसकी अवधारणा? समावेशी विकास की अवधारणा। हर व्यक्ति का विकास। सोचो ना, एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला एक किसान अपना बच्चा को कहता है कि बेटा चिंता मत कर, तुझे मैं कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल तक पहुंच बहुत आसान हो गई है। हर सरकारी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल बन गया है। उसके पास खुद की मर्सिडीज 2-2 गाड़ी हो, बंगला है। आप सोचिए उसका जीवन स्तर कितना बेहतर है। और जब एक दुर्गम इलाके में उसके पास बैंक खाता है जहाँ से वो लेन देन करता है केवल, तो जब आप सोचिए कि एक अंतिम व्यक्ति भी देश की आर्थिक धारा से जुड़ जाए, उसका लाभ ले रहा है, भरपूर लाभ ले रहा है, क्या वो समावेशी विकास नहीं होगा? होगा।
जब किसानों की आय बढ़ेगी, जब हमारे देश में, खैर वो तो मैंने बहुत ज़्यादा काल्पनिक बात कर दी, लेकिन असंभव बात नहीं कहा है। संभव तो हो सकता है, लेकिन जब हमारे देश में हर व्यक्ति विकास की धारा से जुड़ जाएगा, हमारे देश में स्त्री पुरुष के बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं होगा, अंतर नहीं रह जाएगा, हमारे देश में गरीब अमीर के बीच का अंतर धीरे धीरे कम होने लगेगा, लैंगिक असमानता कम होने लगेगी, कहीं ना कहीं हम समावेशी विकास की तरफ ही जाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या समावेशी विकास की अवधारणा भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना से ही शुरू हुई? तो ठीक है, औपचारिक रूप से हमने इसको 11वीं पंचवर्षीय योजना से ही शुरू किया, लेकिन अगर भारत में समावेशी विकास की बात करें, समावेशी विकास की बात करें तो भारत में इसकी औपचारिक शुरुआत, समावेशी विकास की बात करें, बहुत ध्यान से समझना, तो इसकी औपचारिक शुरुआत जो है ये कब हुई? ये 11वीं पंचवर्षीय योजना को माना जाता है, पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। लेकिन भारत में समावेशी विकास की अवधारणा अत्यंत पुरानी है, अत्यंत प्राचीन है। अगर आप बात करेंगे तो अत्यंत प्राचीन है। कैसे? अगर आपको मैं एक अवधारणा देखूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर व्यक्ति खुश रहे। क्या आपको लगता है कि ये गीता का श्लोक जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? यही तो समावेशी विकास है, यही तो समावेशी विकास है। और ऐसा नहीं है, भारत में समावेशी विकास की अवधारणा पहली पंचवर्षीय योजना से ही शुरू हो गई थी, जब हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को हमने शुरू किया था 1952 में। तो हमारे देश में समावेशी विकास की शुरुआत हो चुकी थी। अरे सर, अगर शुरुआत हो चुकी थी तो फिर 11वीं में क्या औपचारिक शुरुआत हुई? समझना, हम समावेशी विकास की अवधारणा 1952 से शुरू कर चुके थे, लेकिन वहां क्या था, हम समृद्धि और विकास दोनों को अलग अलग मानते थे कि एक मात्रात्मक है, दूसरा गुणात्मक है, और दोनों के लिए अलग अलग लक्ष्य तय करते थे, अलग अलग लक्ष्य तय करते थे। बाद में जाकर हमें लगने लगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में, अरे ये दोनों अलग अलग है ही नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के समावेशी विकास में यही अंतर है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने मान लिया कि समृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है, लेकिन बिना समृद्धि के विकास नहीं हो सकता। इसीलिए समावेशी विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, इसीलिए हम दोनों के लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, साथ लेकर के चल रहे हैं कि दोनों लक्ष्य को हमें साथ प्राप्त करना है। यही है समावेशी विकास की अवधारणा जो हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया। हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना में औपचारिक रूप से शुरू किया। बताओ, इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सतत विकास की तरफ जाते हैं, जो पर्यावरणीय अनुकूल विकास, पर्यावरणीय अनुकूल विकास की तरफ जाते हैं। यानी ऐसा विकास जहां उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार कुशलतम उपयोग किया जाता है, ऐसा विकास जहां उपलब्ध संसाधनों का
इस प्रकार कुशलतम उपयोग किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो, कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो और विकास हो और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित हो। ऐसा नहीं कि हम कोयले का इतना प्रयोग कर ले कि अब कोयला बचे ही नहीं, कच्चा तेल बचे ही नहीं भविष्य की पीढ़ी के लिए। ऐसे विकास को क्या कहा जाता है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर मैं बात करूं कि दो लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं समावेशी विकास, समावेशी विकास, और अगर मैं बात कर रहा हूं सतत विकास, समावेशी विकास और सतत विकास, तो मैं क्या देख रहा हूं या हम क्या देख रहे हैं कि जहां समावेशी विकास है वो क्या बता रहा है? अंतरापीढ़ी समता को, अंतरापीढ़ी समता, इंट्रा, एक ही पीढ़ी में, एक ही पीढ़ी में जहां विकास का लाभ हर व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, हर समुदाय को प्राप्त हो रहा है, हर क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है। जबकि अगर हम सतत विकास की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? अंतःपीढ़ी समता को देखता है ये। यानी एक क्या देख रहा है? इंट्रा जनरेशन को, इंट्रा जेनरेशन को, और एक क्या देख रहा है? इंटर जनरेशन को। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। अरे आज वर्तमान पीढ़ी जब ये तय कर रखी है, सरकार ने तय कर लिया कि भाई हम 2030 तक 500 गीगावाट सोलर एनर्जी से प्राप्त करेंगे, 2070 तक हम शून्य उत्सर्जन कार्बन को प्राप्त करेंगे, 2030 तक या 25-26 तक हम E20 यानी इथेनॉल को मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा ध्यान सतत विकास की तरफ जा रहा है, जहां हम चक्रीय अर्थव्यवस्था, साइक्लिकल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जहां हम ग्रीन जीडीपी की तरफ जाना चाहते हैं। यानी वह जीडीपी जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हो जाए, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव जिसको हटा दिया जाए। तो वहां हम अंतःपीढ़ी की तरफ जा रहे हैं, सतत विकास की तरफ जा रहे हैं। वहीं जब हम वर्तमान पीढ़ी में वो विकास के लाभ को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो अंतरा पीढ़ी, वो समावेशी विकास है। और कहीं ना कहीं समावेशी विकास भी सतत विकास को प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसीलिए तो सतत विकास की तुलना में भले समावेशी विकास अंतरा पीढ़ी हो और सतत विकास अंतः पीढ़ी हो, लेकिन सतत विकास को प्राप्त करने में भी समावेशी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समावेशी विकास का दायरा और व्यापक होता है। यही कारण है कि समावेशी विकास को की जो अवधारणा है, समावेशी विकास की अवधारणा जो है, इसको हम लोग बहुआयामी अवधारणा कहते हैं। बहुआयामी अवधारणा है, ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, सिंगल नहीं बल्कि ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। क्यों ये बहुआयामी अवधारणा है? क्योंकि ये कृषि के विकास से संबंधित है, ये उद्योगों के विकास से संबंधित है, ये सेवा के विकास से संबंधित है, ये देश में रोजगार के अवसर को बढ़ा रहा है, ये कहीं ना कहीं सामाजिक असमानता को कम कर रहा है, सामाजिक समानता को बढ़ा रहा है, समानता को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ये कहीं ना कहीं वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा दे रहा है, सामाजिक सुरक्षा दे रहा है। ये कहीं ना कहीं महिलाओं को लैंगिक समानता दे रहा है, समानता दे रहा है। ये कहीं ना कहीं गरीबों का वित्तीय समावेशन कर रहा है, वित्तीय समावेशन कर रहा है। ये कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण कर रहा है।
पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दे रहा है। ये कहीं ना कहीं बच्चों के पोषण को बढ़ा रहा है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के श्रमिक होंगे। तो बच्चों को पोषण युक्त भोजन दे रहा है, पोषण को बढ़ा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश में मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहा है, आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहा है। ये कहीं ना कहीं लोगों के जीवन स्तर को आसान बना रहा है, जीवन स्तर को आसान और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है, आसान और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। तो समावेशी विकास कोई एक अवधारणा नहीं है, बल्कि ये बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इट्स अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट जो हर क्षेत्र के विकास से संबंधित है। जब हर क्षेत्र का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, तभी आप समावेशी विकास की बात कर पाएंगे। इसीलिए इसको बहुआयामी अवधारणा मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट कहा जाता है। तो बात आता है कि भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है। समावेशी विकास की आवश्यकता की बात करें, की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है समावेशी विकास की आवश्यकता। तो आज भारत वर्तमान में जीडीपी के मामले में, मौद्रिक जीडीपी के मामले में भारत जो है ये चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत अगर बात करें पीपीपी के आधार पर, आज भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। किसके आधार पर? पीपीपी के आधार पर। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो आज भारत में गरीबी व्यापक है, जनसंख्या अधिक है, बहुत अधिक है। आज भारत में बात करें बेरोजगारी स्तर ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अधिक है बेरोजगारी स्तर। आज भारत में बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो भारत में अल्प पोषण भी अगर देखा जाए, भारत में अल्प पोषण की स्थिति भी देखा जाए तो 12% जनसंख्या अल्प पोषित है। आज भारत में लगभग 55% महिलाएं जो हैं भारत में आज किसकी शिकार हैं? एनीमिया से ग्रसित हैं, एनीमिया से ग्रसित है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि के आकार की रिकवरी को प्राप्त कर रहा है, के आकार की रिकवरी को प्राप्त कर रहा है। और के आकार की रिकवरी में असमानता ज्यादा होता है, आर्थिक असमानता बढ़ रहा है बहुत तेजी से, आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश में मुद्रास्फीति, खासकर खाद्य मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही है, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस आधार पर कहें, सामाजिक सूचक में भारत की रैंकिंग लगातार कम होती जा रही है। भले हम एचडीआई की बात करें, भले हम लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो वहां भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता पड़ रही है, और समावेशी विकास के द्वारा ही हम इन चुनौतियों को दूर कर पाएंगे, इन चुनौतियों को दूर कर पाएंगे। या कह सकते हो कि समावेशी विकास को प्राप्त करने में भी ये चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को हमें पार पाना होगा। ठीक है ना? तो दिस इज द वे। एंड द थिंग इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम समावेशी विकास की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें एक कदम वित्तीय समावेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ भी जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वित्तीय समावेशन के द्वारा ही हम समावेशी विकास को भी प्राप्त कर पाएंगे। और समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन का होना जरूरी है। तो आखिर वित्तीय समावेशन होता क्या है? सामान्य शब्द में बात करें तो वित्तीय समावेशन का मतलब है हर व्यक्ति का बैंक में खाता होना, बैंक में खाता होना। लेकिन इसका इतना सामान्य अर्थ नहीं होता है, बल्कि अगर हम वित्तीय समावेशन को परिभाषित करें तो वित्तीय समावेशन का अर्थ है
जहां हर व्यक्ति का बैंक में खाता हो, हर व्यक्ति का बैंक में खाता हो और बैंकिंग सुविधाएं हर व्यक्ति को अत्यंत रियायती दर पर, अत्यंत बोलते रहे ना, एकदम डिस्काउंटेड रेट में, रियायती दर पर उपलब्ध हो। फिर से बोल रहा हूं, वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि लोगों का बैंकों में खाता होना और बैंकिंग सुविधाओं को लोगों को अत्यंत रियायती दर पर उपलब्ध कराना, जैसे उधार भी, ऋण भी कम ब्याज पर उपलब्ध हो, कम ब्याज पर उपलब्ध हो, कम प्रीमियम पर बीमा उपलब्ध हो जाए। तो इसे कहा जाता है वित्तीय समावेशन। लोगों के अकाउंट में पैसा सब्सिडी आए तो वो भी कम दर पर, उसको ज्यादा शुल्क ना देना पड़े, एकदम 6,000 तो पूरा 6,000 रुपए अकाउंट पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पहुंचे। इसको कहा जाता है वित्तीय समावेशन। इसे कहा जाता है वित्तीय समावेशन। और वित्तीय समावेशन की बात करें तो भारत में वित्तीय समावेशन का जो सबसे व्यापक प्रयोग हुआ था वह केसी चक्रवर्ती द्वारा किया गया था। केसी चक्रवर्ती जो इंडियन बैंक के चेयरमैन थे और उन्होंने एक नो फ्रिल खाता शुरू किया था। नो फ्रिल खाता शुरू किया था, जो आज हम लोग जनधन खाता कहते हैं कि शून्य बैलेंस में खाता खोल सकते हैं। इसी तरह से केसी चक्रवर्ती द्वारा नो फ्रिल खाता जो था, ये कम, बहुत कम बैलेंस में इसको खोला जा सकता था, आसानी से खोला जा सकता था। 2014 में, वर्ष 2014 की बात है, जब सरकार, नई सरकार बनी, वर्तमान सरकार, तो इसने क्या किया, वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया और वो था प्रधानमंत्री जनधन, पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना को शुरू किया। क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना, जहां कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जनधन खाता खोल सकता है, शून्य बैलेंस में खाता खोल सकता है, शून्य बैलेंस में, और केवल आधार कार्ड के द्वारा खोल सकता है, केवल एक प्रमाण पत्र आधार कार्ड के द्वारा। और यहां उस व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट भी मिलता है, अधिविकर्ष भी मिलता है। जो पहले 5,000 था, अब 10,000 रुपए कर दिया गया है, यानी वो बिना बैलेंस रखे भी 10,000 रुपया खाते से ले सकता है, जिसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री जनधन खाते का उद्देश्य ही था कि हर व्यक्ति का बैंक में खाता उपलब्ध हो। अब सोचो, 2014 में जब शुरू हुआ तो 2014 में 1 करोड़ खाते खोले गए थे, और आज जब प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए तो लगभग 53 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, और सबसे ज्यादा महिलाओं के, ग्रामीण महिलाओं के खोले गए। ये बड़ी उपलब्धि रही है प्रधानमंत्री जनधन योजना की। सोचो, अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा सरकार क्या करना चाहती है, वित्तीय समावेशन को प्राप्त करना चाहती है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना चाहती है। कैसे? आप देखिए, अगर पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार कम प्रीमियम में बीमा, कम प्रीमियम में बीमा उपलब्ध करा रही है। कैसे? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जहां मात्र, अब तो थोड़ा बढ़ा दिया है सरकार ने, नहीं तो पहले मात्र 12 रुपए में, अभी भी बढ़ाकर कितना 18-20 किया है, मात्र 12 रुपए में सरकार बोलती थी कि हम 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देंगे 18 से 70 वर्ष की आयु के जिनका बैंक में खाता हो। बैंक के खाते से ही 12 रुपए, 18 रुपए जो भी प्रीमियम सालाना कट जाएगा, और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देंगे। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। फिर जीवन ज्योति बीमा योजना,
जीवन ज्योति बीमा योजना। पहले तो मात्र 330 रुपए ही लगता था, अब थोड़ा बढ़ गया, प्रीमियम को बढ़ा दिया गया। लेकिन 330 रुपए में 2 लाख रुपए का 18 से 55 वर्ष की आयु वाला 18 से 55 वर्ष की आयु वाला कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में खाता हो इस प्रीमियम का लाभ उठा सकता है। और 2 लाख रुपए किसी भी प्रकार से अगर मृत्यु हो रही है तो उसको ये 2 लाख रुपए दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, जहां कम प्रीमियम का मतलब है कि खरीफ फसल में, खरीफ अगर फसल है तो मात्र 2% प्रीमियम देना है, रबी फसल है तो मात्र 1.5% प्रीमियम देना है, और वाणिज्यिक फसल है तो उसको मात्र 5% ही प्रीमियम देना है। अब सोचिए, इतने कम प्रीमियम में उसके 100% फसल की बर्बादी का, अगर कोई किसी भी प्रकार के बर्बादी हो रहा है, मान लीजिए आग से जल जा रहा है, बाढ़ से समाप्त हो जा रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, फसल कटने के 14 दिन बाद भी अगर फसल खेत में पड़ा हुआ बर्बाद हो जाए तो सरकार 100% क्षतिपूर्ति यहां देती है। तो कहीं ना कहीं इन सब का लाभ तब होगा जब पीएमजेडीवाई या बैंक में खाता होगा। और सरकार बीमा कम प्रीमियम में लाभ देना चाहती है गरीब वर्गों को। सरकार अगर देखा जाए, इतना ही नहीं, सरकार अगर पीएमजेडीवाई में या बैंक में खाता है तो सरकार बोल रही है कि भाई हमसे मुद्रा लोन ले लो, जहां बिना गारंटी के हम तुमको उधार दे देंगे। सरकार बोलती है स्टैंड अप कार्यक्रम लेकर आए हैं, स्टैंड अप कार्यक्रम, जहां सरकार बोलती है महिला को उद्यमी बनो, हमसे लोन लो, हमसे उधार लो, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ का उधार 7 वर्ष के लिए ले लो, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का उधार हमसे ले लो। लेकिन उसके लिए बैंक खाता होना तो जरूरी है ही है, बैंक खाता होना जरूरी है ही है। इतना ही नहीं, सरकार बोल रही है कि अगर पेंशन लेना है हमसे तो पेंशन में अटल पेंशन योजना ले लो, हमसे पेंशन योजना ले लो, जहां हम आपको 60 वर्ष के बाद एक निश्चित पेंशन देंगे। अभी आप कंट्रीब्यूशन, अभी आप थोड़ा सा उसमें अंशदान करना शुरू करते हैं, और जितना आप अंशदान करेंगे उसका 50% हम देंगे, अधिकतम 1000 रुपए तक, और 40 वर्ष तक आपको देना है। 40 वर्ष के बाद आपको कोई नहीं देना है अंशदान। 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। एक रिक्शा वाला तक इसका लाभ ले सकता है, एक गरीब वर्ग, एक फेरी लगाने वाला इसका लाभ ले सकता है। सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के द्वारा जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उन तक भी अपना ऋण देना चाहती है, उनको भी ऋण देना चाहती है कि आप बिना गारंटी के आप उधार ले सकते हैं, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज के दौर में। तो सरकार यहां क्या कर रही है? सरकार कम ब्याज पर उधार देना चाहती बैंकों के माध्यम से, बशर्ते आपका बैंक में खाता हो। तो ये सब करके सरकार कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना चाहती है। और तो और सरकार क्या कर रही है? सरकार बोल रही है भाई हम ई-रूपी वाउचर लेकर आ गए हैं, कि आप चाहें तो सब्सिडी के रूप में ई-रूपी वाउचर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरकार बोल रही है कि हम डिजिटल ई-रूपी के रूप में हम सीबीडीसी लेकर आ गए हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आ गए हैं। सरकार बोल रही है कि हम पेटीएम, यूपीआई और भीम ऐप को बढ़ावा देकर हम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार बोल रही है हम भुगतान बैंक लेकर आए हैं, लघु वित्त बैंक लेकर आए हैं, और लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक जो हैं, ये सब क्या बढ़ा रहे हैं? सब वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। गांव गांव तक लोगों को बैंकों का लाभ मिल रहा है, रियायती दर पर लाभ मिल रहा है, सब्सिडी दर पर उसको लाभ दिया। तो ये इसके माध्यम से सरकार देश में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्राप्त करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वित्तीय समावेशन में कोई चुनौती नहीं है, आज भी चुनौती है, आज भी बहुत सारी चुनौतियां हैं वित्तीय समावेशन में। जैसे लोगों के अंदर वित्तीय जागरूकता का अभाव है,
लोगों को वित्तीय समावेशन के बारे में तब, जब तक उनको पता ना हो, उनको इसके बारे में वित्तीय साक्षरता मिलनी चाहिए, और बहुत जरूरी है, उसका अभाव देखा गया है। जैसे बैंक में खाता खुलवाने के बाद तुरंत लोन की डिमांड करते हैं, खाता का संबंध लोन से तुरंत क्यों जोड़ दिया जाता है? अभी भी भारत में बहुत सारी जनसंख्या का भाग जो है वो लेन देन क्या करते हैं? बार्टर सिस्टम, वस्तु के रूप में लेन देन कर रहे हैं, वस्तु के रूप में लेन देन किया जा रहा है। बहुत सारे प्रधानमंत्री पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, जिनका प्रयोग ही नहीं हो रहा है, जो बैंक के लागत को बढ़ा रहा है, बैंक के लागत को बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चुनौतियां हैं। आधारभूत संरचना, डिजिटल अवसंरचना का अभाव देखा गया है। तो इन चुनौतियों को पार पा करके हम वित्तीय समावेशन को भी प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिएगा 2015 में, 2019 में आप कोई भी पिछले 10 वर्ष का क्वेश्चन उठा लीजिए समावेशी विकास में, मैंने तो यहां क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन आप उठा लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि यहां सारा चीज डिस्कस हो चुका है। ठीक है, इसीलिए मैंने आज क्वेश्चन नहीं दिया है, जानबूझकर इस टॉपिक पर मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने हैं, 2015 के सवाल देखने हैं, 2016 के मैक्सिमम साल में पूछे गए सवाल है समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन पर और नियोजन पर, जो आपको कंप्लीट करना है, लिखना है इसको। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको लिखेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से इसका नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।